दो बार अरे बिल्कुल बेसिक है ना तो अरे तुम्हारा कल था साइंस का पेपर? अच्छा कल है, ओके ओके। ब्लीचिंग पाउडर हमारा तो फर्स्ट वाला हमारे को ज्यादा है कि हमारे तो वही मरते हैं से ऊपर इन पहला टोटल स्टेप है कि NaCl plus H2O लिख लो आप। सॉल्ट है ना NaCl तो सॉल्ट होता नहीं सर है। हाँ वो भी सॉल्ट है। देखिए हमने ये कहा यहाँ पर कि हमारे पास NaCl हमने ले लिया। NaCl मतलब क्या है कि जो खाने का नमक होता है, और उसको जो है ना ब्राइन लिख देते हैं। ब्राइन क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये अपनी उस स्टेट में होता है, मॉल्टन स्टेट में। तो मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है कि एक पेस्ट जैसी स्टेट होती है। जैसे ऐसे ही देखते हैं अगर नमक को तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। आप उसको ज़्यादा हो तो भैया आप सॉलिडिफाई कर लो, बिल्कुल पत्थर उसके बड़े बड़े टुकड़े देख लो नमक के, जैसे रॉक सॉल्ट होता है, ठीक। लेकिन हमें उस फॉर्म में नहीं लेना है, हमें उसको उस फॉर्म में लेना है जैसे कि आपने उसको गर्म करते गए तो फिर क्या होता है, उसका ना पेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा सा वो लिक्विड की तरफ होने लगता है, तो उसको मॉल्टन बोल देते हैं। मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं NaCl। NaCl में वाटर ऐड कराया और इलेक्ट्रोलिसिस कराया, यानी कि करंट पास करा दिया उसके अंदर से, तो NaOH plus Cl2 plus H2 मिल गया। यहाँ से हमने Cl2 को अलग ले लिया, यहाँ से प्रोडक्ट मिला ना Cl2, तो Cl2 को ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया। इसका रिएक्शन हमने करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो CaOH वोल्टवाइज इसके साथ हमने कैल्शियम, इसका क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया। ये जो क्लोरीन मिला है हमको, तो हमको मिल जाएगा CaOCl2। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? बताओ, ठीक है। बस तो इतना कर लेना इसमें ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लेना कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दूसरा जो है, दूसरा ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन होता है, तो याद रखना क्लोरीन होता है। उसमें जो एक्चुअल में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो वाइटनेस आती है ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करने पर, जो वाइटनेस आती है किसी भी कपड़े में, वो क्लोरीन की वजह से आती है। दिस इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ठीक। और बताइए और कौन सा पूछ रहे थे? सारा इम्पोर्टेंट ही है। हाँ भाई देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, तो इसमें आपको मेन जो चीज़ है ना, मेन चीज़ अगर हम ये कहें कि उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो क्या है कि एक तो इंडिकेटर्स कितने तरीके के हैं, है ना, एक तो वो, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स की प्रॉपर्टी कर लो, बेस की अपने आप हो जाएंगी, उसकी उल्टी ही है। बस अगर इतना कर लिया तो बहुत है। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पूछी जा सकती है एग्जाम में, लिख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से किस तरीके से बनता है, वो हाफ H2O उसमें होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये चीज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एसिड और एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज और इंडिकेटर ये, ठीक है। और बताइए और क्या पूछना चाह रहे थे? बताओ।
ह्यूमन आई में ना जो न्यूमेरिकल को बनाते हैं ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल में देखिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, ह्यूमन आई आ रहा है तुम्हारे, नहीं आ रहा, राइट ठीक है। ह्यूमन आई का जो न्यूमेरिकल है वो दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने एक प्रॉब्लम अभी तक करी है, मैं मेन क्लास में भी करवाऊंगा। जो एक प्रॉब्लम होती है ह्यूमन आई में वो ये होती है मायोपिया, हाँ से ये कर लिया ठीक है। ये तो उनके लिए होती है मायोपिया को क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है ना, एक्चुअल में जो फार पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। अब ये क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या होता है? ये फार पॉइंट इन्फिनिटी को होता है लेकिन वो आगे हो जाता है नोट कर लो जो लिखवा रहा हूँ। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। और इसको जैसे तो मैं उसमें लिखवाऊँ भाई, देख लो कहीं तो साइड में रफ में कहीं पर लिख लो। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी, टेक इट एज v, इसको v लेना है, ठीक है। एंड u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सर इस वाले में माइनस को होता है दूसरे वाले में प्लस का देखते जाओ, u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और लेंस यूज इज कॉन्केव। बस इतना याद रखना है, तो मायोपिया में हो गया। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइडेडनेस दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखाई देता। तो पास का जो है मतलब नियर पॉइंट बिगड़ा हुआ है, और नियर पॉइंट नॉर्मल आई का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे नियर पॉइंट टेक इट एज v, ठीक है। और u इज इक्वल टू तो सर प्लस में हो किसी को भी नहीं। देखिए जहाँ कॉन्केव लेंस है वहाँ पर जो उसकी फोकल लेंथ है ना वो नेगेटिव आएगी, और जहाँ कॉन्वेक्स लेंस है हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, वो उनको पता ही है, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है कि आँख में खराबी आ गई, जो आँख का लेंस है उसमें खराबी आ गई, अब उसके अंदर घुसकर तो उसको ठीक नहीं कर सकते, बहुत डेलिकेट मामला होता है, ठीक है। तो उसको तो ठीक नहीं कर सकते, तो चश्मा लगा के प्रॉब्लम को ठीक करा जा सकता है। वो प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, ये देखिए, प्रॉब्लम तो बनी हुई है, वो आँख के अंदर से वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन जो देखने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। वो कैसे होगी कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई मतलब हम इन्फिनिटी तक का देख पाते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं नहीं इन्फिनिटी तक का नहीं भाई, मेरे को 10 मीटर तक दिखता है, उसके बाद तो धुंधला हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा जो फार पॉइंट है वो कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। तो इसका मतलब वो जो दूर दूर की जो इमेजेस हैं उनको कोई भी बस 10 मीटर पर ला कर रख दे तो मैं देख पाऊँगा उनको, ठीक है। तो जो कॉन्केव लेंस है वो कॉन्केव लेंस यही करता है कि जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं उन दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज को मेरा जो बिगड़ा हुआ फार पॉइंट है उस फार पॉइंट पर लाकर उनकी इमेज को बना देता है, ठीक है। तो हम किस चीज़ को देखना चाहते हैं? हम उसको देखना चाहते हैं जो इन्फिनिटी पर रखी है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट?
तो इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी, और हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं, अपने फार पॉइंट पर, तब वो मेरे को आराम से दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए उसको हमें वी लेना है। u और v दोनों ही नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है, चाहे मायोपिक आई हो चाहे हाइपरमेट्रोपिक आई हो, u और v दोनों ही नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेंस के इसी तरफ है, लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया, घर में अगर दादा दादी हो तो देखना कि दादाजी को या दादी जी को दोनों में से किसी को भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो उनसे रोका नहीं जाता सुबह के टाइम पर। न्यूज़पेपर आया उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो चश्मा लगाने की भी उनको वो नहीं रहती कि नहीं नहीं पहले तो खबर पढ़नी है कि आज हुआ क्या देश में, ठीक है। तो वो जो न्यूज़पेपर है, अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया वाली है ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि हम 25 सेंटीमीटर वाली जो चीज़ है, जैसे आपने लड़कों को देखा होगा लड़कियों को देखा होगा जो आपकी एज ग्रुप के हैं कि चश्मा अगर लगने वाला है तो वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक में बिल्कुल उसको बैठ कर और लिखने लगते हैं, मतलब आंखों को बिल्कुल उसके कॉपी के पास ही ले आएंगे और तब लिखेंगे। और जो बुजुर्ग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर लिया ना हाथ में तो उसे यूँ कर लेंगे और आंखों को कर लेंगे ऐसे छोटा छोटा, ऐसे कैसे करके पढ़ेंगे उसको, वो और दूर कर लेंगे उसे कि बस पढ़ लूँ कैसे भी करके दिखाई दे जाए। तो वो जो चीज़ है वो ये है कि भाई मेरा नियर पॉइंट बिगड़ गया, मतलब नियर पॉइंट नॉर्मल ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे हो रही है दिक्कत, तो वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर। इसलिए बुजुर्ग जो हैं वो न्यूज़पेपर लेकर सुबह सुबह सेल्फी खींचते हैं उससे, ठीक है ना, ऐसे करते हैं दिखाई देना है बस, ऐसे नहीं करके एंगल सेट करते हैं। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो अब जो ये हाइपरमेट्रोपिया है इसमें आपको क्या करना है, यू को लेना -25 सेंटीमीटर, मतलब आप 25 सेंटीमीटर पर न्यूज़पेपर को रखकर पढ़ना चाहते हो। तो इसलिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया, -25 पर, और या आप उसकी चाहते हैं इमेज कहाँ बन जाए, आप चाहते हैं उसकी इमेज बन जाए वहाँ जहाँ पर मेरा बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट है, मतलब मुझे तो 60 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखूँगा अखबार की इमेज बन जाए 60 सेंटीमीटर पर, तो मैं आराम से देख सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही है, आप इसके न्यूमेरिकल देख लीजिए, बड़े आसानी से हो जाएंगे। आपको u लेना -25 और v जो भी बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट है वो आपको v ले लेना है, बस ये करना है। बिगड़ा हुआ फार पॉइंट v लोगे, बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट v लोगे, और जो नॉर्मल आई का जो होता है ना नियर पॉइंट और फार पॉइंट उसको आप u लेंगे, और लेंगे सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, 2 क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो सर इसमें एक वो टॉपिक भी था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, हाँ नहीं करा, करेंगे, करवाए नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो चिढ़ा कहाँ से रहा है। यहाँ बैठ कर ना वो उस पर प्लास्टर हो रहा है, उस पर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है कि पता नहीं डोले दिखा रहे सर तब से देख, और ये जो है ईशान ये बैठ कर ऐसे कर रहा है, ये बॉडी बना रहा है। सर तब से तीनों के तीनों करेक्टर हो, एक से बढ़कर एक। चलो जी क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन नोट कर लो इसको, एक एक क्वेश्चन ही कर लो, कर रखा है क्वेश्चन। आपने जो इतना नोट करा था मैं अच्छा उतना कर लिया, क्या स्पीड है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। Full stop. What is the nature and power of the lens
नेचर पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. तो देखिएगा उन्होंने बोला कि एक मायोपिक पर्सन है और उसका जो है ना फार पॉइंट बिगड़ा हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर, मतलब उसे 80 सेंटीमीटर तक का दिखाई देता है, उसके आगे का दिखता ही नहीं है. ठीक है ना, भाई फार पॉइंट है तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मायोपिक आई है. तो जो भी बिगड़ा हुआ फार पॉइंट या बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट है उसी को बी लेना होता है और लेंगे नेगेटिव बी. तो v इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर और मायोपिक पर्सन है तो u कितना लेना है माइनस इन्फिनिटी. वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. तो एक तो नेचर पता करना है, तो नेचर तो पता ही है. नेचर ये कॉनकेव लेंस है ना, मायोपिक आई. लिख दीजिएगा कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग. बता दो भाई पीछे, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है. डाइवर्जिंग. वो स्कैटर कर देता है ना. डाइवर्जिंग हिला देता है, कुछ भी बोल दो इसे. डाइवर्जिंग. वैसे तुम दोनों उतनी पागल हो नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहो ना तो पढ़ सकते हो. हाँ सही बताया मैंने, एक दिन में ठीक ठाक बना रखे हैं नोट्स. तो अगर रोज इतनी मेहनत कर ली जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रोज इतनी मेहनत कर ली जाए तो क्या बात है. रोज ही करते हो इतनी मेहनत. रोज नहीं करते, एक साल पहले करते हैं. वही तो. अब आगे का प्लान है रोज पढ़ने का. चलो कोशिश. चलो तो नेचर हो गया कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस क्या हो गया डाइवर्जिंग लेंस. अब इसके बाद देखेंगे कि क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v कितना हो गया 1/-80 माइनस 1/u कितना हो गया 1/-∞ इज इक्वल टू 1/f. पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज माइनस 1/80. नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज प्लस 1/∞ इज इक्वल टू 1/f. देखिए होता क्या है कि अगर 1/0 बोलते हैं तो वो तो आ जाता है इन्फिनिटी, और 1/∞ बोलते हैं तो वो हो जाता है 0. तो ये 0 होता है. तो माइनस 1/80 इज इक्वल टू 1/f. रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस का 80 सेंटीमीटर. तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द नेचर. तो नेचर हमने बता दिया और उसके बाद फोकल लेंथ नहीं पूछा उन्होंने पूछा पावर बतानी है. पावर क्या होती है रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए बस. ठीक है, तो क्या करेंगे f इज इक्वल टू माइनस 80/100 मीटर. 0 से 0 कट गया तो पावर कितनी होगी 1/f. यानी कि f का रेसिप्रोकल f कितना माइनस 8/10. इसका रेसिप्रोकल तो माइनस -4/5 माइनस 10/8 माइनस 5/4. 4 बंदा 4 माइनस 1.25 डायोमीटर. समझ गए भाई. 8/10 है, रेसिप्रोकल ले लेंगे ना 1/f करेंगे 10/8 हो जाएगा. 2 5 2 4 8. ये आ गया माइनस का 1.25 डायोमीटर. अब एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको जी हाइपरमेट्रोपिया का. दोबारा देखिएगा तो ये तो समझ में आ गया कि u और v. हाँ, तो लेंस फार्मूला क्या होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v v कितना है -80. 1/-80 माइनस 1/-∞. माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस. 1/∞. 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ 0 होता है. तो 1/∞ तो हो गया 0, इसको तो हटाओगे. फिर क्या बचा माइनस 1/80 इज इक्वल टू 1/f. रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/f का रेसिप्रोकल हो गया f और माइनस 1/80 का रेसिप्रोकल हो गया -80. फिर पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होता है. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा
और अब ये मीटर में आ गया, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे पिया की जो हाइपर होकर मेट्रो में चला गया घूमने। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी दिमाग में बिठा देते हैं, क्या ऐसे याद करते थे कि एक ऐसा पिया है जो हाइपर होकर मतलब गुस्सा होकर मेट्रो में चला गया। ठीक है ना, तो हाइपर मेट्रोपिया। चलिए ये मैं डाल दूँ। यार सही रहेगा। अबे ये जो मेट्रो है ना, उस जगह मैंने अभी भी वो लिख दिया था, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। अब वो मेट्रोपिया है। वो मेट्रोपिया है। हमारी एक मैम थी, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ लॉजिक बना कर याद करवाती थी। मेरे को आज भी याद है, फाउंटेन पेन को उसका जो इन्वेंशन है वो किसने करा था पता है आपको? किसका सर? फाउंटेन पेन का, है ना, वो करवाती थी ऐसे, वो ना राइट सी बनवा देती थी फाउंटेन पेन। आप देखना, गूगल करके देखना, लुई वाटरमैन। तो लुई वाटरमैन जिसने बनाया था फाउंटेन पेन, लुई वाटरमैन, फाउंटेन पेन, लुई वाटरमैन। हम ऐसे गीत से गाते रहते थे। हाँ, लुई वाटरमैन, ये उसका इन्वेंशन जिसने करा था उसका नाम। अच्छा ये पता है फोन उठाकर हेलो क्यों बोलते हैं? फोन उठाकर हेलो क्यों बोलते हैं पता है? ये पता है सबको? वो जो ग्राहम बेल था ना, जिसने टेलीफोन का इन्वेंशन करा, उसकी वाइफ का नाम हेलो था। तो वो सब ये मानते थे कि भाई ये तो बना ही नहीं पाएगा। तो उसने सबसे पहला जो कॉल लगाया था वो अपनी वाइफ को ही लगाया था, और लगाकर ये बोला कि हेलो। तो और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मतलब फ़ोन लगाकर हेलो बोला है ना, तो फिर हेलो। हाँ, रियल स्टोरी है। तो इसलिए हेलो हो गया, हेलो एग्जिस्टिंग है। अच्छा ओके जो है, ओके की फुल फॉर्म क्या है? ऑल करेक्ट। ये कैसे है? सर वो मैंने इस कहानी सुनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ लोग कुछ ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो, ओके की फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होती है। और ये ऐसा है कि जब ऐसा होता था ना, मतलब फ्रांस जो है आज तो डूबती हुई इकोनॉमी है, बर्बाद होता हुआ कंट्री है, लेकिन एक टाइम पर फ्रांस बहुत टॉप का कंट्री हुआ करता था। तो वहाँ तो बुरा हाल है, इंग्लैंड भी बुरा हाल चल रहा है। तो अब आप ये देखिएगा, एक ही इकोनॉमी चल रही है इस टाइम जो सबसे बढ़िया चल रही है अपनी कंट्री की, बाकी सब जगह बर्बादी हो रखी है। तो अब जरा ये देखिए कि जो वहाँ पर फ्रांस में जो AC होता है, वो AC की कुछ फुल फॉर्म है, तो उसको ऑल करेक्ट बोलते हैं, है ना। तो उससे फिर वो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको हम ओके बोलेंगे, क्योंकि उनके में जब उसको ट्रांसलेट करा गया तो उसकी शॉर्ट फॉर्म ओके बन गई, तो इसलिए वो ओके हो गया। ओके कोई वर्ड नहीं है, AC। समझ रहे हैं बात को? न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म होता है न्यूज़ वाला। अच्छा, न्यूज़ का क्या मतलब होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये भाई चारों दिशाओं की खबर आ जाएगी उसमें। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट, इवेंट रिपोर्ट, ये होता है न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म। पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट, इवेंट मतलब क्या क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट न्यूज़पेपर। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। Here point of a hypermetropic eye। अब हेलो को क्या पता होगा उसका नाम किस किस तरीके से लोग लेते हैं, है ना। तो वो जब सिग्नल भी नहीं आते ना, तो कोई तो छिड़के ये भी कह देता अरे हेलो, तो छिड़के ये भी कह देता अरे भाई सिग्नल नहीं आ रहे, तुम चिल्लाओगे तो कौन सा आवाज़ पहुंच जाएगी। The near point of a hypermetropic eye
इज 1 मीटर। अरे वो क्या कहते हैं, आज स्कूल था आप लोगों का, तो आज के दिन व्हाइट यूनिफॉर्म पहन कर जाते हो आप लोग? अच्छा व्हाइट ही है आपकी यूनिफॉर्म? व्हाइट ही है। हमें सर वेडनेसडे और सैटरडे। मैं आज निकला था ना उस तरफ, तो एक लंबी सी लेडी टीचर थी, वो सामने वाले ग्राउंड से लड़कों को लेकर आ रही थी, तो सबने व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उन्होंने पहले ट्रैफिक रुकवा दिया। अच्छा इज 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर? हाँ जी, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? कोई बता दो मुझे एक क्वेश्चन। तो नेचर क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है ना। उसके बाद देखिएगा नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रिक डिवाइस इज 1 मीटर। तो वो जो नियर पॉइंट है, जो बिल्डा हुआ नियर पॉइंट है, उसको हम वी लेते हैं और यू को क्या लेंगे, तो सचमुच में नियर पॉइंट होना चाहिए। माइनस का 100 सेंटीमीटर बोल दो, है ना भाई। 1 मीटर है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का 100 सेंटीमीटर लेना। दोनों को नेगेटिव में ही है। वन अपॉन माइनस 100 इज माइनस 1 अपॉन 100। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो 1 अपॉन 25। 25 और 100 इनका एलसीएम कितना हो गया? 100 माइनस 1। 25 4 से 100, 4 into 1 is 4। तो 1 upon f is equal to 4 minus 1 is 3, 3 upon 100। f कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर। मुझे तो मीटर में कन्वर्ट करना है। 100 अपॉन 3, इसको 100 से डिवाइड करो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए। f इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 मीटर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। f की वैल्यू जो है वो आ गई 1 अपॉन 3 मीटर। तो पावर कितनी हो गई? 1 अपॉन f, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3 टाइम। सही है। हाँ जी, आप बताइए कौन सा बोल रहे थे? थ्योरेटिकल कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारे में? लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि चलिए, लाइट तो तुम्हारे में भी आ रहा है, नहीं आ रहा? पेपर कल है। ये क्या कर रहे हो? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना भाई सभी बच्चे। One wants to see a magnified image. One wants to see a magnified image of an object in a mirror. What type of mirror should one use?
सोचो और बताओ। कॉन्केव बताओ कॉन्केव कॉन्केव, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज कॉन्केव में ही बनेगी, सर कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनी है। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड हमेशा कॉन्केव में ही बनेगी, इसलिए। स्टेट whether the following statement is true or false। जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। A diverging mirror is used as a rear view mirror। कॉन्वेक्स यूज हुआ है डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है, और वो रियर व्यू में यूज होता है, यस सर। सर होता है पक्का कह रहे हो तो हो गई। सर मेरे को जल्दी क्या हो गया? बर्थडे पार्टी किसी की? तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब में तुम बड़ा शरीफों की तरह बिहेव करते हो, एकदम शांति से बैठे हो। कल भी तबीयत खराब थी क्या? कल भी ऐसी शांति से बैठे थे? आजकल दोस्ती भी छोड़ दी है तुमने। बताओ भाई, व्हाट टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड, सही है डाइवर्जिंग मिरर ही होगा। व्हाट टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड, ए पार्ट है, एज अ शेविंग मिरर। अरे सर अलग ही कहानी चल रही है। होगा ना मैंने बताया। एक जना बताओ ये शेविंग मिरर, शेविंग करनी है क्योंकि मैग्नीफाइड है। पहली चीज़ तो ये कि मैग्नीफाई होकर बनती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम शेविंग करते हैं तो हम उसको मिरर को काफ़ी नज़दीक रखते हैं, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो मिरर वहाँ पर है बना रहा हूँ कहीं से शेविंग आँख बड़ी कर करके, नहीं यहीं से देखना कायदे से, और बिल्कुल नज़दीक आकर, तो नज़दीक यानी कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा चेहरा, है ना, तो पोल और फोकस के बीच में हम अपने चेहरे को रखते हैं, तो इसका मतलब कॉन्केव। What type of mirror could be used as a shop security mirror? कॉन्वेक्स। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की 3 प्रॉपर्टीज। सर वो डिमिनिश होती है, वर्चुअली वर्चुअल होती है, और इलेक्ट्रिक। वर्चुअल इमेज तो एक ही बात है, और वो तीसरा सर वो तो तीसरा क्या होगा सर? बिहाइंड द सर वो बिहाइंड द मिरर, सर बिहाइंड द मिरर वाला लिख सकते हैं सर, वो वर्चुअल इरेक्ट में नहीं आ गया? वर्चुअल इरेक्ट में आ गया, लेकिन वो 3 प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, तो वो 3 प्रॉपर्टीज कहाँ से बनाए, है ना, ये चीज़ है। और सर वर्चुअल इरेक्ट को अलग-अलग लिख सकते हैं ना, कि बिहाइंड द मिरर बनती है और इरेक्ट होती है, राइट? जो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी खुराफात कम नहीं हुई है, तुम्हारे देख रहा हूँ मैं। हाँ, लिखा है लॉन्ग क्वेश्चंस तो उसी के आएंगे ना, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकली बनेंगे, लॉन्ग इससे और कुछ नहीं चाहिए। शॉर्ट में वो रे डायग्राम का दे देंगे। शॉर्ट में आपका वो आ जाएगा कि जो स्टिक है, वो स्टिक को पानी में इमर्स करते हैं तो वो मुड़ी हुई क्यों नज़र आती है, फ्रैक्शन है ना, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। फिर आप बता दोगे कि वो उसकी अपीयरेंट हाइट होती है ना, अपीयरेंट डेप्थ होती है, और वो मुड़ा हुआ इस वजह से, वो मुड़ इस वजह से जाती है क्योंकि आप जब पेंसिल है तो वो पेंसिल भी कहाँ पर है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो टुवर्ड्स द। और सब वो पूल वाला था। हाँ, पूल वाला जो है उसमें भी यही चीज़ है, उसका भी डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है कि पूल का जो बॉटम है वो रेज्ड अप क्यों दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। और सर उतना लिख देना जितना नोट्स में है। और जो केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन में तो सब मेनली वही आएगा ना, केमिकल इक्वेशन में वही पूछा जाएगा टाइप कौन सा है, टाइप कौन सी है, या फिर बैलेंसिंग के लिए बैलेंसिंग तो एक या 2 नंबर। बैलेंसिंग तो आसान हो गया सर, वो भी अगर है ना वो कलर के अकॉर्डिंग वाला बताने का, कि जैसे कि अगर ब्राउन फ्लेम्स निकल रहे हैं और तो लाइक क्या वैसे वो तो 2-4 ही है, तो ज़्यादा नहीं है।
सर घर जाऊंगा। पानी खत्म हो गया लेकिन हो गया यार, खाली एक मिनट। और 5 मिनट की बात है चलिए। हाँ जी बताइए। Which phenomena of light makes the water to appear shallower than it really is? Shallower का मतलब क्या होता है? Shallow, SHALLOW, नॉट गया not गहरा। क्या ये बताओ। पता चल रहा है सही कह रही इसका हो। मतलब Which phenomena of light makes the water to appear shallower than it really is? Shallower का मतलब सभी सही फ्रेंड एक्शन रिफ्रैक्शन। तो जितना वो गहरा होता है उतना गहरा नहीं दिखाई देता, उसको शैलो बोल देते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये कल मैंने बताया था आपको, आप बताना कि ये सही है या गलत है। रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज लाइट स्लोज डाउन इन डेंसर मटेरियल्स। व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? because of the change in speed of चेंज light इन स्पीड ऑफ लाइट, वही है उल्टा। अच्छा, लाइट ट्रैवलिंग, बेटा हम ये कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है ना तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है या फिर वो नॉर्मल से मतलब बेंडिंग होती है। तो रिफ्रैक्शन होता ही स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से। फिर इन द ब्लैक बताइए भाई। क्या कौन सा पढ़ता है भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में 2-3 चीज़ें आ सकती हैं पेपर में। एक तो आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ये पूछा जा सकता है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ये आपके में नहीं है, ह्यूमन आई वाला है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल में यही है कि मतलब वहाँ पर आपको एक रीज़न बता रहे हैं। जैसे लाइट रे ऊपर से आ रही है जहाँ पर स्टार है, वहाँ से नीचे तक आ रही है, कहाँ तक आ रही है? हमारी आंखों तक आ रही है। तो पता है बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्या होता है? स्टार दूर है तो उसकी वजह बहुत से दूर है, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, न जाने कौन कौन से exosphere पास होते हैं ना। बहुत सारे लेयर्स हैं और हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग है। तो जब सबकी डेंसिटी अलग अलग है तो हर बार लाइट रे कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे, तो वो सीधी नहीं आती लाइट रे, वो मुड़ती हुई आती है। और जब लाइट रे मुड़ती हुई आती है तो हमको ना अलग अलग वो चमचमाते हुए नजर आते हैं। एक लाइट रे इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, तो इधर मुड़ गई। आप ऐसे ही देख लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट रे मुड़ती आ रही है हमारे पास, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई आ रही है, तो हमको वो चमचमाता हुआ टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज द रीज़न व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। आपको सीधा सीधा ये बोलना है कि व्हेन द लाइट कम्स टू आवर आईज फ्रॉम द स्टार देन इट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आप सीधे सीधे ये बोलेंगे कि इट फॉलोज अ zigzag पाथ बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एक रीज़न जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको अंडरलाइन करके लिख रहे हैं, ये पूछा जाता है उसको। ऐसे जैसे प्रिज्म है, तो प्रिज्म में ये पूछा जाता है कि भाई डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है कि आपने प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करा, तो वो प्रिज्म से पास होकर वो 7 कलर्स में हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विबग्योर होता है। तो ये 2-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्रिज्म का कि आपको वाइट लाइट आपने लिए इंसिडेंट लाइट और आपको वाइट ही लाइट चाहिए आउटपुट में भी, तो आप क्या करेंगे? आप जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले ऐसे लगाएंगे एक प्रिज्म को और फिर इसके आगे इधर देख लो, फिर इसके आगे एक प्रिज्म उल्टा लगाओ। तो एक जो है सीधा लगाना है प्रिज्म और एक इन्वर्टेड पोजीशन में लगाना है। तो ऐसे लाइट रे जाएगी, फिर ऐसे स्प्लिट होएगी, 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट होएगी, फिर इधर जाएगी, मैंने 4-5 बनाए 7 और फिर ये ज्वाइन हो जाएगी सारी की सारी, और यहाँ पर हमको वापस से वाइट लाइट लगाना है। तो वाइट लाइट लाने के लिए आपको क्या करना है? एक सीधा और एक उल्टा प्रिज्म लगाना होता है। ये 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। वो सनराइज सनसेट वाला क्वेश्चन तो हट गया सिलेबस में से, तो उसमें उतना ही है और कुछ खास नहीं। ये पूछ सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो और उसका जो डेफिनेशन है वो याद कर लो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक टिंडल इफेक्ट पूछ सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट ये होता है कि जब कहीं से लाइट रे आ रही है,
बस वो जो डॉट 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 दिखाई देते हैं यानी कि गैसेस जो दिखाई देती है, डस्ट पार्टिकल जो दिखाई देते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट। डेफिनेशन एग्जैक्ट याद कर लेना, बनाकर मत लिखना। डार्क रूम वाला एग्जांपल, Dark डार्क room रूम ब्राइट क्रीम आती है उसको डस्ट उस पर आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्कैटर करती है, घेरती है वो। तो टिंडल इफेक्ट हो गया, डिस्पर्शन की डेफिनेशन हो गई, ये स्ट्रेट एंड इन्वर्टेड प्रिज्म हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है जी, आज इतना ही कर दीजिए, बाकी कल देखते हैं।